आगे बढ़े वहां से। हम लोग बैलेंसेस का बेसिक्स देख लिए थे बेटा, है ना। अब कुछ बैलेंसेस के ऊपर क्वेश्चन देखा जाए। देख बेटा क्वेश्चन एक, तो बस क्वेश्चन आपने हमारा ये है बैलेंसेस कि बताए थे कितने तरह के होते हैं, बस कोई क्या फॉर्मूला बेटा, नहीं, आपने बस 3 तरह के बैलेंसेस बताए थे। और क्या, और क्या खरीद के लाओ बैलेंस बता दिया था मैंने कौन क्या 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 करता है, रीड। हाँ सर, वो बता और क्या दिया था। चाहिए बेटा, बस वही चाहिए बेटा, उसी से ही सवाल बनेगा। देखो सवाल ये है बेटा कि देयर इज ए बीम बैलेंस, देयर इज ए बीम बैलेंस if a block of mass, block P मान लो, block P is placed on right pan, है ना बेटा। दाएं तरफ के पलड़े पर रख दिया हमने कितना मास, P को रख दिया बेटा, है ना। then 6 kg mass is required on left pan to balance, ठीक है। and if the block is on placed on left pan, then 8 kg mass, 8 kg mass is required on राइट। the right pan to balance it। सवाल है फाइंड मास ऑफ द ब्लॉक, ठीक है बेटा, ब्लॉक का मास निकालना है, ठीक। फर्स्ट पार्ट, इफ पेन्स आर मासलेस, ठीक है बेटा, एम्प्टी पेन्स है ना बेटा, इफ एम्प्टी पेन्स आर मासलेस, हम कंफर्म जानते हैं बेटा कि जो खाली पेन है उस खाली पेन में कोई मास नहीं है, ठीक है। दूसरा पार्ट कहता है बेटा कि फलक्रम इज एट सेंटर, फलक्रम कहाँ हमारा है, सेंटर पे है ना बेटा। एंड एंड पेन्स हैव अनइक्वल मासेस, समझे। पेन्स, खाली पेन्स का मास जो है वो अनइक्वल है। चलो ट्राई करो। सर सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन कहता है कि फलक्रम जो होता है ना, बीच वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट सही जगह पे है बच्चा, लेकिन खाली पेन जो है, खाली पेन का अलग अलग मास है, मतलब चुंबक सर लगाया आपने हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? फर्स्ट लिखा है बेटा इफ एम्प्टी पेन इज मास, ओह लेस छूट गया, इफ एम्प्टी पेन इज मासलेस, खाली पेन का कोई मास नहीं है बच्चा। ओके, थैंक यू। राजीव गोयल का फर्स्ट का आंसर आ गया और सही आया आंसर।
गलत है बेटा। आदित्य का फर्स्ट गलत है। राजू गोयल का सेकंड भी आ गया आंसर। विशांत धनकर सही है पहला तुम्हारा बेटा। अक्षांश का भी फर्स्ट सही है। देख बेटा, बीम बैलेंस के लिए फॉर बीम बैलेंस क्या था बेटा रूल? M1 L1 इक्वल टू M2 L2 है ना बेटा। इसको कर लिया जाए M लेफ्ट है ना, लेंथ लेफ्ट इज इक्वल टू M राइट और लेंथ राइट। ठीक है बच्चा। तो पहला सवाल कहता है बेटा कि पैंस में कोई मास नहीं है। पैंस में कोई मास नहीं है बच्चा, इसका मतलब जो गड़बड़ी है वो लेंथ की गड़बड़ी है। बोलो, बात समझे ना? तो पहले क्या लिखोगे बेटा इक्वेशन? मास लेफ्ट पे कितना रखना पड़ा था हमको? 6 kg रखना, नहीं हाँ 6 kg रिक्वायर्ड ऑन द लेफ्ट पैन। तो 6 इंटू लेंथ लेफ्ट इक्वल टू M इंटू लेंथ राइट, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे में बेटा M इंटू लेंथ लेफ्ट इक्वल टू 8 इंटू लेंथ राइट, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चा। अब क्या करें बताओ? डिवाइड कर इन डिवाइड दोनों को डिवाइड कर लिया जाए बच्चा 1/2। तो हो जाएगा 6/M इक्वल टू M/8। इसका मतलब M बराबर स्क्वायर रूट 48 kg है ना बेटा। स्क्वायर रूट 48 kg। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब जाते हैं बेटा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट कहा था बेटा कि फुलक्रम इज एट सेंटर एंड पेन्स हैव अनइक्वल मासेस। फिर से लिखेंगे बेटा वैसे ही M लेफ्ट L लेफ्ट इक्वल टू M राइट L राइट। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि सेंटर पे है ना, इसका मतलब दोनों तरफ का L बराबर है, ये तो कैंसिल हो गया है ना बेटा। अब पेन्स का मास हमारा है, तो मान लिया जाए पेन्स का मास x और y मान लेते हैं बेटा। तो पहले हमारा कितना लिखेगा? 6 प्लस x इज इक्वल टू M प्लस y है ना बेटा। और बाद में क्या लिखेंगे? M प्लस x इज इक्वल टू 8 प्लस y। अब क्या करें बताओ? बोलो, डिफरेंस कर लो दोनों का, डिफरेंस कर लें। तो 6 माइनस एम इक्वल टू M माइनस 8। तो M आ गया बेटा 7 किलोग्राम। समझ गए? मास आ गया हमारा 7 kg। लिख लो बेटा।
सवाल समझ गया बेटा? लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर ब्लॉक है, ऊपर स्प्रिंग बैलेंस, नीचे वेइंग मशीन। ठीक है बेटा? लिफ्ट ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसका आया रीडिंग 40 किलोग्राम, इसका रीडिंग आया बेटा 30 किलोग्राम। ठीक है? तो सवाल कहता है फाइंड एक्चुअल मास ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक का एक्चुअल मास निकाल बच्चा। विशांत का आंसर आया। आयुष ओझा का आंसर आया। आंसर तो मुझे भी पता नहीं बेटा क्या आएगा। बाकी बच्चे भी करो बच्चा। सर आप म्यूट हो। बहुत लोग का आंसर आया। अब देखते हैं किसका सही किसका गलत। देखो बेटा, स्प्रिंग फोर्स क्या रीड करता है बेटा बताओ? FSP बाई एन एफएसपी बाई जी है बेटा। जी। हाँ तो देखो बेटा, एफएसपी बाई जी हमें कितना दिया हुआ है? 40। इसका मतलब बेटा एफएसपी कितना हो गया बोलो? 400 न्यूटन। बोल बेटा, होगा ना?
ठीक, अब बोलो बेटा, वेइंग मशीन क्या करता है? रीड। अभी आवाज नहीं आ रही। आ रही N by G. सर सर आ हाँ, रही है। बोलो। सर यहाँ पर जी वेरी नहीं करेगा, जो एक्सपीरियंस वो स्प्रिंग करेगा वो नहीं बेटा लगेगा। जी थोड़ी वेरी करेगा बेटा, सर उससे जी एक्सलेशन थोड़ी वेरी तो करेगा ऊपर है। बेटा, सूडो फोर्स लगेगा ना उस पे अलग से। अभी अच्छा हम एक्सलेशन को थोड़ी नेग्लेक्ट किया बेटा, अभी काउंट करेंगे ना उसको, अभी ठीक है। काउंट करेंगे, ठीक है। तो क्या बच्चा, एन बाई जी हमारा कितना हो गया बोलो? एन बाई जी हमारा हो गया 30, इसका मतलब एन कितना हो गया बोलो? 300 न्यूटन होगा बेटा। Yes, sir. यस सर। तो अब चलो इस बॉडी का बीडी बनाए, तो बोलते बेटा बीडी पे क्या लिखेगा? नॉर्मल एन ऊपर, ग्रेविटेशनल एम जी नीचे, है ना बेटा, और स्प्रिंग का फोर्स एफ एस पी ऊपर, है ना, और इसका नीचे ऊपर की ओर एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो डायग्राम में sir. कोई दिक्कत? डायग्राम ओके है बेटा? तुम यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो, जमीन पे खड़े होकर देख रहे हो इसको, ठीक है। अब क्या सर लिखेंगे इक्वेशन बताओ, बोलो। सर हाँ, सर एफएसपी जब 40 है तो फिर एफएसपी बाई जी 400 कैसे हुआ न्यूटन? एफ एस पी बाई जी 40, तो एफ एस पी कितना होगा? 4। 4 होगा। खुद सोचो बेटा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, खुद दिमाग लगाओ तुम। बाकी लोग देखो बेटा, इक्वेशन देखो, एफ एस पी प्लस एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए होगा। तो ये हो गया हमारा 400, ये हो गया प्लस 300, माइनस हो गया एम इंटू 10 इक्वल टू एम इंटू 2, ये हो गया हमारा 700 इक्वल टू 12 एम। तो एम इक्वल टू 700 बाई 12, इट मीन्स 175 बाई 3 किलोग्राम। समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। नोट कर लो। समझ गया बेटा सवाल? यस सर। और सवाल वही है, कहता है कि लिफ्ट अगर रुक जाए तो रीडिंग क्या होगा? लिफ्ट अगर नीचे मूव करना शुरू कर दे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे, उसका एक्सीलरेशन है बेटा, तो रीडिंग कितना हो जाएगा? करो।
आदित्य का आंसर आया 140 किलोग्राम बी में। Sir, we have to find the weight of block or रीडिंग ऑफ द बैलेंसेस, reading. हाँ, मींस FSP by G and N by G। समृद्धि, विशांत, बाकी लोग भी करो बच्चा। राजीव गोयल का दोनों पार्ट हो गया। चल देख बच्चा, मैं करता हूँ, सीखो। देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट के लिए लिफ्ट का हो गया बेटा 0 एक्सेलरेशन, है ना बेटा। तब देखो लिफ्ट का अगर 0 हो गया बेटा एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग अब, FSP डैश प्लस N डैश इक्वल टू mg। बोलो बेटा, Yes, sir. ये लिखोगे ना। Yes, पहले sir. हमारा कितना आया था बेटा, 175/3 आया था ना मास, कितना जी हो गया, ठीक है। तो देख बेटा FSP डैश प्लस N डैश इक्वल टू 1750/3 न्यूटन हो गया बेटा, बोल, है ना। ठीक, अब सोचने की बात यह है बेटा कि पहले कितना था दोनों मिला करके, तो पहले था बेटा दोनों मिला करके 40 और 30, कितना था बेटा 700 न्यूटन, है ना बेटा। इसका मतलब इस वाले को अगर मान लूं कैपिटल X, इस पूरे को मान लूं मैं कैपिटल S, है ना बेटा, तो कहेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल कंडीशन, है ना बेटा। ओरिजिनल कंडीशन के मुकाबले में अगर सोचो तो डेल्टा X कितना होगा बच्चा, चेंज कितना हुआ, तो कहोगे 700 माइनस 1750/3, इसका मतलब कितना हो गया बेटा, ये 2100, 350 बेटा 3 न्यूटन। बोलो बेटा, राइट ना। Yes, sir. Yes, sir. ये बात समझे ना बेटा। Yes, sir. हाँ, इसका मतलब केजी में कितना चेंज हुआ बताओ, केजी में कितना चेंज हुआ, 35/3 टू kg. 35/3 केजी, है ना बेटा। तो अब बताओ पहले इसके कितना रहा था रीडिंग, पहले था इसका 40 केजी और इसका था कितना बेटा 30 केजी। तो बताओ बेटा इस वाले चेंज को ये दोनों में से कोई सस्टेन कर सकता है कि नहीं, जिसका रीडिंग 30 केजी आ रहा है बेटा, है ना, वो इतना कम कर सकता है कि नहीं बेटा, Yes, sir. कम कर Yes, सकता है sir. ना।
और ये भी हमारा कम कर सकता है बेटा इतना, है कि नहीं? ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। फिर सुन लो एक बार, हमें चेंज कितनी की रिक्वायरमेंट है? 35/3 चेंज की रिक्वायरमेंट है ना? तो चूंकि देख बच्चा ये दोनों ही हमारा 35/3 से बड़ा है ना बेटा, है ना? Yes, इसका मतलब sir. ये चेंज इन वैल्यू हम दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं एडजस्ट, है ना बेटा? Yes, तो sir. इसका Yes, मतलब sir. ये हुआ कि इस मास को यहाँ से जंप करने की जरूरत नहीं है, और अगर इस मास को जंप करने की जरूरत नहीं है बच्चा, इसका मतलब स्प्रिंग की लंबाई बदलेगी नहीं। बोल बेटा, स्प्रिंग की लंबाई तो फिर से बता नहीं दीजिए। बदलेगी ना बच्चा, और स्प्रिंग की लंबाई sir. नहीं बदलेगी, इसका मतलब स्प्रिंग का रीडिंग सेम रह जाएगा ना बेटा? बोल, Yes, sir. है ना? तो क्या कहेंगे? एज लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज, है ना बेटा? ये बात समझ में आया सबको कि स्प्रिंग की लंबाई बदलने की जरूरत नहीं है? सर फिर से क्योंकि बता देख बच्चा, दीजिए। अगर यहां से लंबाई घटेगी, लंबाई अगर घटेगी बेटा तो क्या होगा? यहां से कॉन्टेक्ट छूट जाएगा ना? बोलो। Yes, यस sir. सर। और अगर छूट गया बेटा कांटेक्ट तो यहाँ से नॉर्मल जीरो हो जाएगा ना? Yes, sir. तो इसकी रीडिंग जीरो हो जाएगी ना बच्चा, इसका मतलब? Yes. तो बताओ, इतने चेंज की वजह से, इतने भी चेंज की वजह से दोनों में से कोई जीरो हो सकता है क्या बेटा? No, sir. नो सर। नहीं हो सकता ना? इसका नो मतलब सर। क्या हुआ कि कांटेक्ट नहीं छूटेगा, और कांटेक्ट नहीं छूटेगा तो लंबाई स्प्रिंग की सेम रहेगी, और स्प्रिंग की लंबाई सेम रहेगी बेटा, है ना? इसका मतलब स्प्रिंग का रीडिंग सेम रहेगा बेटा। FSP/G इतना था उतना उतना ही रहेगा ना? 40 kg रहेगा अभी भी, है ना बेटा? और इसको अगर यहाँ पुट कर लोगे इन वन में अगर पुट कर लोगे तो क्या कर दोगे बेटा? कर दोगे 400 प्लस n डैश इक्वल टू 1750/3। इसका मतलब बेटा n डैश इक्वल टू 550/3 न्यूटन, दैट इज इक्विवेलेंट टू 55/3 kg। बोल बेटा, ये बात सबको क्लियर हुई? यस सर। Yes, sir. ठीक, अब चलो आते हैं बेटा सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है सर बेटा? एक बार और बताता हूँ बेटा, देख ये हमारी पहले की थी बेटा रीडिंग ने, बोलो यस है ना? सर। देख के बताओ तो, तुम कुछ भी कर लो, क्या स्प्रिंग की लंबाई बढ़ सकती है? नो सर। बढ़ने कोई चांस ही नहीं है, नो है सर। ना बेटा? लेकिन अगर ये घट गया तो यहाँ से कांटेक्ट छोड़ना पड़ेगा ना, यस सर। है ना बेटा? ये बात समझ में आती है ना बेटा? यस ठीक सर। है, तो कांटेक्ट छूटेगा, इसका मतलब वेइंग मशीन में कितना रीडिंग? 0। जीरो ना बच्चा, यस है सर। ना? तो इसकी रीडिंग कितनी आ रही है अभी? 30 kg, यस सर। और इतने कम करने की आवश्यकता है। यस सर। तो इतना कम करने से क्या जीरो हो जाएगा ये? नो सर। इसका मतलब क्या हुआ? स्प्रिंग की लंबाई बदलेगा या नहीं बदलेगा? सर नहीं बदलेगी। समझ में आ गया अब? यस सर। बी पार्ट देखो बेटा, अभी नीचे कर रहा है एक्सेलरेट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, क्या लिखोगे? अच्छा 5 की जगह 6 कर ले बच्चा, जहां क्वेश्चन है 5 लिखे हो ना, तुम क्वेश्चन लिखा ही नहीं होगा लगता है मुझे। चलो डाटा को आसान करने के लिए बी वाले पार्ट में लिख दे रहा हूँ, चेंज एक्सीलरेशन टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देख बच्चा, तो अगर 6 कर लेंगे तो क्या लिख देगा बताओ? mg माइनस 6 नहीं, रुको 10 + 5 15। एक मिनट रुको बच्चा, ऐसा कुछ करो कि 3 के फैक्टर में आए। तो 10 - 6 10 का फैक्टर नहीं है ना? 10 - 6 फैक्टर नहीं है बच्चा, तो इसको 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर ले तो हो जाएगा।
ठीक है, देखो बच्चा, mg माइनस fsp डबल डैश माइनस n डबल डैश इक्वल टू m इंटू a, बोल बच्चा, होगा? Yes, sir. ठीक है, तो fsp डबल डैश प्लस n डबल डैश इक्वल टू m ऑफ g माइनस a। m था बेटा 175/3 और g माइनस a हो गया बेटा 6, तो 2 टाइम्स कैंसिल हो गया बेटा। इसका मतलब fsp डबल डैश प्लस n डबल डैश इक्वल टू कितना? ये हो गया बेटा 350 न्यूटन। ठीक है बेटा, ठीक। इसको मैंने बोल दिया बेटा x, तो अब बोलो तो ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में कितना चेंज किया x? ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में कितना चेंज किया x? 350 ना बच्चा, 350 Yeah, 35 kg 350 न्यूटन बेटा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 35 केजी, है ना बेटा? ठीक, तो बोलो बेटा क्या है 35 केजी का चेंज अकेले बेयर कर सकता है? नो सर नो सर No, sir. नहीं कर पाएगा ना बेटा, 30 केजी है ना, ये 30 Yes, केजी है ना बेटा, तो 35 केजी का चेंज ये बेयर नहीं कर पाएगा ना बेटा। ये बात समझ रहे हो ना? Yes, sir. इसका मतलब इस चेंज को बेयर करने के लिए इसको स्प्रिंग का मदद लेना पड़ेगा ना बेटा, बोल, है कि नहीं? Yes. अकेले वो चेंज बर्दाश्त नहीं कर सकता ना बेटा, उसको स्प्रिंग का हेल्प लेना पड़ेगा, है ना? अब खुद देखो, स्प्रिंग अगर हेल्प ले लिया, वो अगर वो स्प्रिंग से हेल्प ले लिया बेटा, इसका मतलब स्प्रिंग की लंबाई को छोटी करनी पड़ेगी ना बेटा, बोल, हाँ? Yes, sir. और अगर स्प्रिंग की लंबाई को छोटी करनी पड़ गई, इसका मतलब छूट जाएगा बेटा कांटेक्ट ना, बोलो, यस सर है ना? तो इससे क्या जजमेंट हमारा है बेटा, कि स्प्रिंग हैज टू एडजस्ट, बोल बच्चा, और जैसे ही स्प्रिंग करेगा बेटा एडजस्ट, तो यहाँ से कांटेक्ट छूट जाएगा, और जैसे ही कुछ छूटेगा बेटा कांटेक्ट, तो कहेंगे एन डबल डैश हो जाएगा 0 और एफ एस पी डबल डैश हो जाएगा बेटा कितना? 350 न्यूटन। इसका मतलब वेइंग मशीन की रीडिंग हो जाएगी 0 और स्प्रिंग बैलेंस की हो जाएगी कितना बेटा? 35 केजी। समझ में आई बेटा बात? Yes, sir. यस सर लिख लो बेटा। नोट कर लो। इरेज कर दो बेटा। No, sir. yes sir यस सर सर 1 मिनट सर।
सर आपने इसमें एक्सेलरेशन 6 लिया है। 4 g माइनस ए हो गया 6। ओके सर। सर होमवर्क डिस्कस करेंगे ना अभी? हाँ करेंगे बच्चा। सर वो गया, मिटा दीजिए। ठीक है बच्चा। अब देखा जाए बेटा आगे। चलो हेडलाइन दो, लिख बच्चा, न्यूटन्स लॉज फॉर ए सिस्टम। पापा नहीं है। ठीक है बेटा, न्यूटन के नियम, लेकिन किसके लिए? पूरे सिस्टम के लिए। ठीक है बेटा, क्या? हम लोग जब तक किए हैं बेटा, वो न्यूटन के रूल तो इस्तेमाल किए, लेकिन एक एक बॉडी के लिए इस्तेमाल किए ना बच्चा हम लोग। हम कहना चाहते हैं बेटा कि एक साथ जगह देखो बाहर सिस्टम के कमरे में लिए। बैठे हुए इसी में। न्यूज जाके देखो ना। आ रही है, आवाज बंद करो, म्यूट करो बच्चा। देखो तो कहा बेटा, न्यूटन्स लॉ फॉर ए सिस्टम में क्या है कि अगर हमारा एक से ज्यादा बॉडी है बेटा, तो पूरे सिस्टम के लिए बेटा हम एक साथ न्यूटन्स लॉ इस्तेमाल कर देंगे, है ना। अब तक जो किया था बेटा हम लोगों ने, वो एक एक बॉडी को लेके इस्तेमाल किया था, लेकिन अब कहना चाहते हैं बेटा कि एक साथ बहुत सारे बॉडीज को लेके भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देख बेटा, सबसे पहले सिस्टम का मतलब क्या समझना है तुमको? सिस्टम का मतलब क्या समझना है? तो कहना एन ऑब्जेक्ट, है ना बेटा, और ए कलेक्शन ऑफ बॉडीज, है ना बेटा। एक सिंगल बॉडी भी हमारा एक सिस्टम हो सकता है बेटा, है ना, और बॉडीज का कॉम्बिनेशन भी हमारा सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो देख बच्चा, सिस्टम के लिए एक बॉडी वाली बात ये हम कर चुके हैं बेटा, है ना। अब मुझे इसकी बात करनी है। ठीक है, तो देख बच्चा, मैंने मान लिया कि हमारा 5 बॉडीज हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है बेटा, इसमें हमने कहा कि ये सिस्टम का बाउंड्री है ना बेटा, ये हमारा सिस्टम का बेटा बाउंड्री है। ठीक है, तो अगर ये सिस्टम की बाउंड्री है बच्चा, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हमारा क्या हो गया? सिस्टम हो गया बेटा। और इसके बाहर जो हो गया, इसके जो बाहर हो गया वो क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया, है ना बच्चा। इस बाउंड्री के जो अंदर है वो सिस्टम है, और इस बाउंड्री के जो बाहर है बेटा वो सराउंडिंग है। ठीक है, तो देखो बेटा, अभी इन सिस्टम में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, है ना। ए का फोर्स बी के साथ, बी का फोर्स सी के साथ, है ना। तो फोर्सेस क्या क्या बोल सकते हो तुम? देखो तो, अगर मैंने कहा एफ ए बी, एफ बी सी, एफ ए सी। देखो बेटा, यहाँ एरो दोनों तरफ है ना, इसमें मैं तुमको एरो जो है वो बनाया मैंने दोनों तरफ। इसका मतलब ए बी पे लगा रहा है, बी ए पे लगा म्यूचुअल। रहा है, बी सी पे लगा रहा है और सी ए पे लगा रहा है, ए सी पे लगा रहा है और सी ए पे लिखा है ना बेटा। तो भले ही मैं लिखे हूँ 3 टर्म्स, लेकिन बताओ नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं? ये 6। चेक। 6 है ना बच्चा। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे कितने हैं? 6 हैं, है ना बच्चा। तो इसका मतलब टोटल ये 6 फोर्सेस जो हैं, इसमें बताओ ऐसा कोई भी फोर्स है बच्चा जिसमें कोई बाहर का बॉडी इन्वॉल्व हुआ? नो सर। नो सर। क्या बोलेंगे इसको?
इंटरनल फोर्सेस बोलेंगे, है ना बेटा। हमारे सिस्टम के जो मेंबर्स होंगे, इनके जो आपस के फोर्स होंगे बेटा, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनल फोर्सेस। ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो, अब लिख रहा हूं मैं एफ ए एफ डी ऑन ए, एफ डी ऑन बी, एफ डी ऑन सी। ध्यान देना, इस बार मैंने एरो मार्क दोनों तरफ नहीं किया बच्चा। फिर कहा मैंने एफ ई ऑन ए, इफ एफ ई ऑन बी, एफ ई ऑन सी। बोलो बेटा, ये सब फोर्सेस किस किस बॉडीज ने लगाए? किन किन बॉडीज ने फोर्स लगाया है? सर डी और ई किस पे लगाया है? सिस्टम पे। बीसी पे, है ना बेटा। तो इसका नाम क्या है? एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना बेटा। इसका नाम है एक्सटर्नल फोर्सेस। समझ गया बेटा। हमारे सिस्टम के जो मेंबर आपस में फोर्स लगाएंगे वो क्या है? इंटरनल फोर्स, है ना बेटा। हाँ, और सिस्टम के मेंबर पर अगर बाहर से फोर्स आएगा तो उसे क्या माना जाएगा बेटा? एक्सटर्नल। समझा? गौर करना। देखो बच्चा, इसमें क्या लिया मैंने? एक्शन रिएक्शन दोनों इसमें है ना बच्चा। यस सर। इसे भी देखो बेटा, एक्शन रिएक्शन दोनों है ना। यस सर। लेकिन इसमें देख बेटा, एक्शन रिएक्शन दोनों नहीं है, हमने सिर्फ एक्शन का इस्तेमाल किया। रिएक्शन किसके ऊपर आएगा? डी पे और ई पे, है ना बेटा। लेकिन डी और ई पर कितना फोर्स लगा, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट किसमें है? कि हमारे सिस्टम पे कितने फोर्सेस। बात समझे बेटा? ये बात समझ में आई सबको? यस सर। देखते बेटा, है ना। अब देखना, अब मैं कहूं फॉर ए, अब मैं कहूं फॉर ए, ठीक है बच्चा। देखो, उसके पहले कॉन्सेप्ट लिख लूं, एक कॉन्सेप्ट लिख लूं बेटा। वेक्टर सम ऑफ all internal forces, vector sum of all internal forces in a system is always zero। किसी भी सिस्टम में अगर सारे इंटरनल फोर्स को ऐड करोगे बेटा तो रिजल्ट हमेशा जीरो आएगा। बोलो, ये बात समझ में आती है? यस सर। एक्शन रिएक्शन पेयर में कैंसिल हो जाएगा, यस सर। है ना। इसका मतलब Yes, sir. किसी भी सिस्टम में चेंज लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स ना। इंटरनल फोर्स की सिस्टम को मूव करा सकता है क्या? नो सर। तो मान लो अगर किसी बस के अंदर 4 लोग घुस गए और बस को धकेलेंगे अंदर से, तो क्या बस जाएगी आगे? नो सर। बस आगे नहीं जाएगी ना। नो सर। लेकिन ये बताओ, जब ड्राइवर बस के अंदर बैठता है ना, और गाड़ी को स्टार्ट करता है तो बस आगे बढ़ जाता है बेटा। ये कैसे हुआ फिर? सर फ्रिक्शन की वजह फोर्स से। लगाता है बस के बाहर से। फ्रिक्शन की वजह से। की वजह बिल्कुल सही कहा, फ्रिक्शन ही मूव करने का जिम्मेदार है बेटा, है ना। एक्सटर्नल इसको लिख फोर्स लो, ऑफ फ्रिक्शन। यस सर। फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स है, बिल्कुल सही बात। लिख ले बच्चा इसको। ओके सर जी। तो सर यानी इंजन जमीन में फोर्स लगाता है और जमीन का फ्रिक्शन बस को मूव करता है। बिल्कुल सही बात। अच्छे से हर चीज को समझ के लिखो बच्चा।
सर लिख लिया। ओके बच्चा, सर एक मिनट। लिखो। सर इस साइड वाले मिटा दीजिए। इधर मिटा रहा हूँ अभी, बस उधर नहीं मिटा रहा अभी। हो गया बच्चा? यस सर। यस सर। तो अब देखो, मैं 3 इक्वेशन लिखे, इस तीनों इक्वेशन में कोई दिक्कत? नो सर। नो सब क्लियर है ना बच्चा? ये आए कैसे? यस सर। तो अब बोलो बेटा, जो मैं लिखा सिग्मा एफ ए, है ना, वो एक्चुअली है क्या? तो कहोगे वो हमारा है इसमें बी ऑन ए वाला फोर्स। बोलो बेटा, है ना? यस। इसमें है सी ऑन ए वाला फोर्स, है ना बेटा? यस सर। इसमें फिर ये तीनों फोर्स है, देखो ये वाला फोर्स है और ये वाला फोर्स है। बोलो, ये 4 यस फोर्स सर। ना होगा? यस। इसके टर्म में क्या क्या आएगा? तो कहोगे ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। बोलो बच्चा, आएगा ना? यस सर। ठीक है। अच्छा अब बोलो, इसमें कौन कौन सा आएगा बेटा? इसमें हमारा आएगा, ये वाला आएगा, है ना बेटा, और ये वाला आएगा, ठीक है बेटा, और ये वाला आएगा, और ये वाला आएगा। बोलो, है ना? ठीक। और इसमें क्या क्या आएगा बेटा? तो इसमें आएगा, ये वाला आएगा बेटा, फिर ये वाला आएगा, और फिर कौन सा आएगा, और ये वाला आएगा, और ये वाला आएगा। बोल बच्चा, यस सर। कुछ गौर करने के बाद समझ में आई कि देखो बेटा, ये तो तो फोर्स जो फिर से है बता दीजिए। ये 2 बार आ गया बेटा, ये 2 बार आ गया ना बेटा? बोल। यस यस सर। हाँ? यस एक बार ये ए में आएगा, एक बार ये बी में आएगा, ये एक बार बी में आएगा, एक बार ये सी में आएगा, है ना बेटा? यस सर। तो अगर इन तीनों को सबको ऐड किया जाए, एडिंग देम, सबको ऐड किया जाए तो क्या होगा? ये सारे एक्शन रिएक्शन कैंसिल हो जाएंगे बेटा। यस क्या सर। हो जाएगा तुम्हारा सम करने पे? समेशन ऑफ एफ इंटरनल वेक्टर प्लस समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल वेक्टर इज इक्वल टू मास ऑफ ए, acceleration of A, plus mass of B, acceleration of B, plus mass of C, acceleration of C। हो गया बेटा? तो अभी वाले केस में सब जब ऐड हुआ बेटा, तो इंटरनल फोर्स का सम कितना होता है? 0। क्या लिखा था यहाँ पे? 0 ना? तो ये तो हमारा 0 हो गया बेटा। तो क्या बन गया यस सर। इक्वेशन? समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम ए वेक्टर। बोलो बेटा, यस m1 सर। a1 plus m2 a2 plus m3 a3। तो किसी भी सिस्टम के लिए हम ये इक्वेशन को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो। सर हो गया। सर एक मिनट। लिख लो भाई, लिख लो।
ओके सर। यस कर रहा हूँ बच्चा। अच्छा होमवर्क क्या दिया हुआ था बोलो। सर एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 और हम्म। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 1 से 10। तब तो करते हैं डिस्कस बेटा, टाइम लगेगा। निकालो सीट निकालो, फिर एग्जाम्पल करेंगे कल हम लोग इसके ऊपर। सीट निकाला जाए। सर फर्स्ट वाला है वो, मैच द कॉलम। सर मैच द ए कॉलम फर्स्ट सर वाला। पहला। हाँ पहले ओपन करते हैं सीट को। पहला और तीसरा। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में पहला, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 ना। यस सर। सर पहला वाला 1 मैच पार्ट द 3 में कॉलम। पहला ही डाउट है। सर ए यस देख सर। तो हालांकि देख बच्चा, सारे सवाल का तरीका काम करने का सेम है ना बच्चा, महसूस करते होगे तुम। यस सर। सर जैसे कि देख बेटा, इक्वेशन निकाल। इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखो तो। इस क्वेश्चन में दिया है बेटा कि F1 by M2 by F1 या M2, देखो M2 F1 लेस देन M1 F2 है ना बेटा। M2 F1 लेस देन M1 F2 है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि F1 by M1 इज लेस देन F2 by M2। बोलो बेटा, यस सर। ये बात समझे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमारा बॉडी जो है ना, हमारा बॉडी जो है, सेकंड वाला बॉडी वो ज्यादा तेजी से मूव करना चाहता है बेटा। यस सर। ये मतलब हुआ ना। हाँ, यस सर। इसका मतलब देखो बच्चा, अगर बॉडी का हम बनाएंगे बीडी, तो इसका मतलब मानेंगे ए वाले में मानेंगे हम लोग, किधर मानेंगे मोशन। बोलो बोलो, मोशन मानोगे राइट पार्ट ना बेटा, सर राइट साइड। ज्यादा है ना। तो क्या कर देंगे बेटा, बोलो F2 माइनस F1 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। बोल बेटा होगा, क्योंकि दोनों बॉडी साथ में ही जाएगा ना बेटा, रस्सी बंधी है ना। जब रस्सी बंधी है दोनों साथ में ही जाएगा बेटा। यस सर। यस सर। तो ए कितना हो जाएगा बोलो, F2 माइनस F1 बाई M1 प्लस M2 होगा बेटा। ठीक है। अब यस सर। सिर्फ M1 की बात करो, सिर्फ M1 की बात करो तो क्या कहोगे, इधर टेंशन T और यहां से फोर्स F1। बोलो बच्चा, यस सर। होगा। तो क्या हो जाएगा, Yes, T sir. माइनस F1 इक्वल टू M1 ए बेटा। तो T माइनस F1 इज इक्वल टू M1 ए पुट कर लो, M1 ऑफ F2 माइनस F1 बाई M1 प्लस M2। बोलो बच्चा, अब बोलो T निकल जाएगा इससे। यस सर। यस सर। जैसे मैंने इसमें निकाला, वैसे तुम क्या कहोगे बी में हो जाएगा प्लस। बोलो F1 प्लस F2 हो जाएगा बी वाले में, है ना। सी वाले में क्या करोगे, जहां मैंने टी लगाया वहां तुम एन लगाओगे, नॉर्मल। सेकेंड पार्ट हुआ। सर सेकंड पार्ट का सेकेंड सर में, बता दीजिए सर। सेकेंड में डाउट है। सर सेकंड का थर्ड इन कॉलम 1 4 सिचुएशंस विच करस्पॉन्डिंग रिजल्ट इन। क्या सिंपल है बेटा सवाल तो रे। सवाल में देखो, अगर हमसे पूछा गया क्या इसमें, एक्सटेंशन द स्प्रिंग पूछा ना हमसे। सवाल में पूछा गया है टेंशन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, है ना, और एक्सटेंशन द स्प्रिंग क्या होगा, ये पूछा गया है। तो ये वाला डायग्राम देखते बच्चा, नीचे वाला स्ट्रिंग में टी और टी, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा, यस सर। है ना। तो क्या दिखा तुमको कि ब्लॉक के लिए
कहोगे टी बराबर एम जी, ए वाले में ब्लॉक के लिए टी इक्वल टू एम जी हो गया, Yes, sir. और ऊपर के स्प्रिंग के लिए कितना टेंशन था, 2 mg ना बेटा, Yes, sir. तो Yes. 2 mg इक्वल टू के एक्स निकालना है, हो जाएगा। यस बोलो। सर, हो गया ये। बी वाले में क्या कहेंगे, दाएं बाएं टी टी सेम टेंशन, टी बराबर एम जी, बी वाले में टी बराबर एम जी, लेकिन ऊपर वाला टेंशन कितना हो जाएगा, 2t, ऊपर का टेंशन हो जाएगा 2t। बोल बच्चा, यस सर। लगता नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को, सब डायग्राम देख लो। देखो भाई, सर ये सी वाला था। देख बच्चा, फर्स्ट डायग्राम में इधर टेंशन होगा टी बराबर एम जी होगा, यस सर। इधर भी टी हो जाएगा और यहाँ 2t हो जाएगा। बोलो यस सर। इस वाले पॉइंट पे। अब सोचो, जितना यहाँ टेंशन स्प्रिंग का होगा बेटा, उतना ही रस्सी में टेंशन होगा, दोनों सेम है, यस सर। क्योंकि दोनों जुड़े हैं आपस में ना बेटा। तो यहाँ कर देंगे 2t इक्वल टू के एक्स निकाल लो, है ना बेटा। अब देखो यहाँ t इक्वल टू एम जी, सर सिर्फ के एच रह रहा, आपने 2 के एच लिख दिया है। सॉरी, और यहाँ पे कितना बेटा t होगा, दोनों तरफ सेम टेंशन। अब देखो स्ट्रिंग और स्प्रिंग जुड़ा है बेटा, जुड़ा है तो दोनों में टेंशन सेम ही होगा बेटा। बोल। यस और यहाँ टी टी तो यहाँ कितना हो गया, 2t होगा बच्चा। यस यहाँ होगा बेटा टी टेंशन, और यहाँ कितना फोर्स होगा, तो t प्लस एम जी। बोलो बेटा, यस होगा, एंड दैट इज इक्वल टू के एक्स। फिर x निकल जाएगा इसका, यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका फोर्स कितना होगा बेटा, के एक्स बराबर एम जी होगा। यस और यहाँ कितना टेंशन होगा, t बराबर नीचे एम जी आएगा बेटा, और नीचे ही के एक्स आएगा। बोलो, समझ गए। Yes, sir. यस सर। यस सर फोर्थ का सर बोलो। थर्ड का सी पार्ट। बता तो दिया सी, नो सर आगे वाले। सी, वो थर्ड वाले में सी। ओके ओके, यस सर थर्ड वाले। बताता हूँ। थर्ड वाले का ए बी, देखो बेटा थर्ड में सी, बी बी, सर थर्ड का बी बी। ए भी थर्ड का चाहिए, ए। थर्ड का ए चाहिए। यस देख बच्चा, ए में देख बेटा, इसका माना ऐसे एक्सीलरेशन ए दिया है ना ये, और ब्लॉक का पूछा है बेटा। यस तो देख, तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन किसे निकालना हम लोग को है, अच्छा आई के जगह पे निकालना ना बेटा। चल देख, तो ऐसे मान लिया इसका मैंने एक्सीलरेशन bx, और ऐसे मैंने मान लिया इसका एक्सीलरेशन by। ठीक है बेटा, मैंने मान लिया इसका एक्सीलरेशन, कोई दिक्कत। नो सर। देखो by ऊपर के बजाय by नीचे मान लेते हैं, चलो ठीक है बेटा। देख, सबसे पहले लगाया मैंने स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, टेंशन बनाओ सब जगह पे। तो यहाँ ऐसे t, यहाँ ऐसे t, यहाँ ऐसे t, यहाँ ऐसे t, है ना बेटा। अब देख बेटा, पुली पे देखना, पुली के लिए इधर टेंशन t, इधर ही एक्सेलरेशन, तो हो गया t इंटू ए, है ना बेटा। अब देख यहाँ टेंशन देखो, है ना, और इधर एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस
टी cos थीटा इंटू ए होगा बच्चा। यस सर। इस टी का इधर कंपोनेंट आ गया ना पीछे, टी cos थीटा, ठीक है। यस सर। अब इसके लिए देख बेटा, इसके लिए क्या कहोगे, टी इधर ना बेटा इधर, और देख ये एंगल हमारा थीटा, तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। तो देख बेटा बी का एक्स कंपोनेंट नीचे आएगा ना इधर, बी एक्स का इधर कंपोनेंट आएगा ना, बी एक्स cos थीटा। तो बी एक्स cos थीटा टेंशन के अपोजिट है बच्चा, तो माइनस टी इंटू बी एक्स cos थीटा, है ना बेटा। और डी वाई के लिए तो माइनस टी इंटू डी वाई साइन थीटा बोलो इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया हम लोग का, देख बेटा हम लोग का हो गया बी एक्स cos थीटा प्लस बी वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए माइनस ए cos थीटा होगा रे, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब लगाओ वेज कांस्टेंट, वेज कांस्टेंट लगाओ बेटा, तो कहोगे ना सरफेस के परपेंडिकुलर दोनों का सेम एक्सेलरेशन, इसका इधर कंपोनेंट क्या हो गया बेटा, ये हो गया ए साइन थीटा, है ना बेटा। और इन दोनों का इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट ये हो जाएगा बी वाई cos थीटा माइनस बी एक्स साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लोगे बी एक्स बी वाई। यस बोल बच्चा, यस और कौन सा पूछना है इसमें, सर सी। बी सी और डी, सर, बी बी। बी पार्ट पूछना। देखो बी पार्ट में, बी वाले पार्ट में इधर एक पुली है, एक और पुली है, इधर से स्ट्रिंग, एक और पुली है ना, यहां से स्ट्रिंग, एक और पुली, और ये आ गया ब्लॉक, यहां से पुली, यहां से स्ट्रिंग, ये सब हो गया ज्वाइन और बन गया एक बड़ा ब्लॉक, ठीक है बेटा। ये ब्लॉक हमारे इधर जा रहा है बी एक्सीलरेशन से, है ना बेटा। तो अब देखो बेटा, ये तो ब्लॉक यहाँ टच नहीं कर रहा ना इसको, वो ब्लॉक टच तो नहीं कर रहा बेटा ना, जब टच नहीं कर रहा इसका मतलब इसका ऊपर ही नहीं सिर्फ एक्सीलरेशन होगा, बोलो यस सर। अब लगा दो टेंशन, देखो यहाँ टी 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 टी, है ना बेटा। तो यहाँ से टेंशन टी हो गया, यहाँ कितना 2t, यहाँ टी बेटा बोल, तो क्या होगा इसके लिए टी इंटू बी, इधर जा ए, सॉरी इसका बी था ना, इसका ए मान लो, तो क्या हो जाएगा बेटा, देख टी इंटू ए, 2t इंटू ए प्लस टी इंटू ए, है ना बच्चा। और इधर बी हमारा इधर है, तो कितना हो गया टी 2t टी, तो माइनस 4t इंटू बी, और इसके लिए टेंशन ऊपर बेटा प्लस टी इंटू ए बराबर 0, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 4b। यस सर। अब देखो नंबर सी, सी देखो बेटा, इसका इधर एक्सीलरेशन है ए, इसका इधर एक्सीलरेशन है बी, तो सी का निकालना है बेटा एक्सीलरेशन। तो देखिए टच कराना है इसको बेटा, ये टच कर रहा है इसलिए इधर भी जाएगा, ऐसे मान लो सी एक्स और ऐसे मान लो सी वाई। तो पहले बेटा इन दोनों में लगाओ वेज कांस्टेंट, तो क्या कहोगे वेज कांस्टेंट में, सी एक्स इक्वल टू ए होगा बेटा, बोल। यस सर। अब लगा दे बेटा स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या कहोगे, इसके लिए देख बेटा यहां से टेंशन यहां से टेंशन, तो हो गया 2t इंटू ए, यहां से टेंशन यहां से टेंशन, प्लस 2t इंटू बी, इसका ऊपर टेंशन इसका नीचे एक्सेलरेशन, माइनस टी इंटू सी वाई बराबर 0, बन गया बेटा। और क्या दिया था बोलो, सर एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1।
फर्स्ट मैं कितना क्वेश्चन दिया था? सेकंड 10 सर और डी वाला भी बता दीजिए। सर फर्स्ट और डी थर्ड बता दें। डी तो नहीं बताऊंगा बेटा, सर डी फिफ्थ नोट वाला में बता चेक करो। दीजिए। सर फिफ्थ। फिफ्थ एक कॉलेज में बोला, एक थर्ड में। ठीक, फोर्थ। सेकंड सेकंड नहीं, बिल्कुल नहीं। सेकंड तुम्हारे नोट्स में है, चेक करो। फर्स्ट फोर्थ। फर्स्ट ही बताने के लायक नहीं है बच्चा, नीचे वाले ब्लॉक का एबीडी बनाओ। थर्ड देखो, सेवेंथ। थर्ड कहता है टू ब्लॉक्स ए एंड बी each of mass m are placed over a smooth horizontal surface. Two horizontal forces F and 2F are applied on the two blocks A and B respectively as shown in the figure. The block A does not slide on block B. कहता है नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द टू ब्लॉक्स क्या होगा? देखते बच्चा, दोनों में नॉर्मल पूछा गया है फोर्स। एक ऐसा ब्लॉक और एक ऐसा ब्लॉक, इसके ऊपर यहां से लग रहा है फोर्स 2F और यहां से लग रहा है फोर्स F। दोनों मास बराबर है, एंगल ये 30 डिग्री। तो देख बच्चा, दोनों तो जाएगा साथ में ही ना जी, ये वाला Yes, फोर्स sir. बड़ा है ना, हाँ? यस सर। हो जाएगा 2F माइनस F बराबर 2M इंटू A। तो A इक्वल टू F बाई M हो जाएगा बेटा, बोल 2M F बाई बाई 2m। F बाई तो 2M। पूरे अब सिस्टम पे इसके लगाया बाद, है। हाँ सिस्टम पे लगाया है। अब इसकी बात कर खाली बेटा, सिर्फ इसकी बात करते हैं अब। तो इधर से लग रहा है बेटा फोर्स F और यहां से लग रहा है ऐसे नॉर्मल, बोल लग रहा है बेटा, Yes, है ना? sir. इसका जमीन से लगेगा mg और जमीन से भी आएगा नॉर्मल, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, मतलब किससे है? n से। देख बच्चा, ये एंगल 30 है, तो 30 हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। इधर कंपोनेंट n cos 60 होगा और ऊपर हो जाएगा बेटा n sin 60। लेकिन इसकी तुम बात करो तो n cos 60 माइनस f बराबर ma, इसको पुट करो और n निकाल लो। ठीक है बच्चा, सर समझ में आ गई बात? सर फिफ्थ। फिफ्थ बताइए। 5 नंबर देखो बच्चा, 5 नंबर में फोर्थ। सर सेवेंथ भी। नहीं, 4 बिल्कुल नहीं बताऊंगा, खुद से करो 4। आधे आधे टेंशन का बनाओ एफबीडी, आधी आधी रस्सियों का एफबीडी बनाओ। 5 देखो बेटा, ये M, ये कैपिटल M और रस्सी बेटा यहां से बांध दिया। दोनों तरफ का एंगल 45 45, इधर से हमारा एंगल थीटा। ठीक है, अब देख बच्चा एबीडी, इसके लिए ऊपर टेंशन, यहां से mg नीचे, ये बॉडी मूव नहीं किया तो T इक्वल टू mg। ठीक है, अब इस वाले जंक्शन के लिए इसका मान ले टेंशन T1, इसका मान ले बेटा T2 और ये हमारा टेंशन T। ठीक है, ऊपर नीचे कंपाउंड होगा बेटा, ऊपर Yes, नीचे sir. कंपाउंड करोगे तो कंपाउंड में क्या कहोगे? इसका कंपोनेंट T1 cos 45 बोलो, इधर हमारा T2 cos 45 बराबर हो जाएगा, है ना? तो Yes, T1 T2 sir. बराबर ही आ गया ना, T1 T2 बराबर ही आ गया ना बच्चा। यस सर। तो मान लो T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T डैश। तो अब दोनों कंपोनेंट ऊपर होगा, कितना होगा? 2T डैश sin 45 यस सर, sin 45 is equals बराबर to T, mg। और T किसके बराबर? mg। mg के बराबर, बोलो। यस तो सर। यहां से निकल गया हमारा क्या? T डैश।
समझे? Yes, sir. mg by root 2. अब चलो ऊपर वाले मास को देखो। ऊपर वाले मास पे ऐसे होगा टेंशन T2, जिसको तुम मान चुके कितना मान चुके हो, T' मान चुके हो। यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स mg, यहां से टेंशन हो जाएगा हमारा T3। ठीक है, तो देखो T3 का ऐसे कम पॉइंट आएगा और ऐसे कम पॉइंट आएगा, इसका ऐसे कम पॉइंट आएगा और ऐसे कम पॉइंट आएगा। ठीक है, आएगा। तो इक्वेशन कैसे बनेगा बच्चा? समझ गए इक्वेशन बनेगा x वाले के लिए T3 कहोगे equal to- T3 cos थीटा बराबर T' cos 45 बोलो, Yes, है sir. ना? और ये निकल चुका है तुम्हारा, पुट करोगे निकल जाएगा ये। y में क्या कहोगे? T3 sin थीटा इक्वल टू कैपिटल mg और प्लस T' sin 45 बोलो बच्चा, Yes, sir. होगा? बात समझा? Yes, sir. तो इसको पुट कर लो, फिर इसको आपस में डिवाइड कर लेना, एंगल निकल जाएगा। समझे? Yes, sir. So 7. 7। 7 ठीक है बेटा, देख लिया। Sir, sixth. 6। अब ये क्वेश्चन करने के बाद तुम 6 को ट्राई कर बच्चा। 6 तो ओरल हो जाएगा। 6 बहुत सिंपल है बच्चा। आप 6 दोनों तरफ मास बराबर है, A और C, तो दोनों का टेंशन सेम हो जाएगा ना बेटा, बोल। और बीच वाला टेंशन का मान लो T1 मान sir. करके जंक्शन का BD बनाओ, आ जाएगा। 7 नंबर देखो, ये अल्फा और ये बीटा, एक रस्सी इसके ऊपर से जा रही है और यहां से आ रही है, दोनों का लेवल बराबर है बेटा, दोनों का लेवल बराबर है। रुक 1 मिनट, इंक खत्म हो गया मेरा। तो देख बेटा, अगर यहां से इस वाले हाइट को अगर मैं h मान लूं और ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो बोलो बेटा ये लंबाई निकाल सकते हो L1? Yes, sir. क्या कहेंगे बोलो? तो L1 इक्वल टू Sin alpha. h बाई साइन अल्फा ना रे, बोलो Yes, sir. Yes, होगा? sir. हाँ। तो देखो इसको जो नीचे खींच रहा होगा फोर्स, नीचे क्या खींच रहा होगा इसको? m1g साइन अल्फा। तो चलो m1g साइन अल्फा का निकालते हैं वैल्यू। m1 जो हमारा है उसको कह दोगे लैम्डा इंटू L1, बोलो लैम्डा क्या है? लीनियर मास डेंसिटी, बोल बच्चा, समझते हो इसका मतलब? Yes, sir. LYM. हाँ, m/L। ठीक है, 1 मीटर का मास, 1 मीटर का मास लैम्डा है, तो L1 मीटर का मास कितना हो गया? लैम्डा L1 इंटू जी इंटू साइन अल्फा। तो देख बच्चा क्या हो जाएगा, ये लैम्डा इंटू L1 इक्वल टू h बाई साइन अल्फा इंटू जी साइन अल्फा। क्या दिखा बेटा? दोनों कट गया। हाँ, इसका मतलब एंगल पे डिपेंड नहीं किया ना। तो चूंकि एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जितना फोर्स यहाँ बनेगा उतना ही फोर्स यहाँ ही बनेगा, है ना? यस। तो दोनों तरफ से फोर्स बराबर बनेगा बेटा, तो फिर बॉडी मूव नहीं करेगा। लीनियर मास डेंसिटी एक और बता। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब 1 मीटर लंबाई का मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, दोनों तरफ फोर्स हो जाएगा बैलेंस। 9th. कौन सा बोलो? 9th. 9। 8 देखो भाई 8, एक ए वाला ब्लॉक पुली, फिक्स कर दिया, यहां से फिर एक मास, यहां से पुली,
आगे वाले की वेलोसिटी v नॉट है, तो कहता है वेलोसिटी ऑफ a रिलेटिव टू b। देख बेटा इसका वेलोसिटी v नॉट है, इसका मान ले वेलोसिटी v, तो यहाँ टेंशन t होगा, t होगा, t होगा, ये 2t हो जाएगा और ये 2t हो जाएगा। यस सर। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? तो 2t इंटू v, और माइनस इधर हमारा क्या होगा? टीवी नॉट। माइनस 3t इंटू वी नॉट इक्वल टू 0। तो v कितना हो गया? 3v नॉट बाई 2 होगा बच्चा। हमसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b, इसका मतलब v माइनस v नॉट होगा। बोलो, समझा? Yes. Yes. Yes, sir. अब चलो 9 नंबर। 9 नंबर कहता है कि हिंज्ड कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 rhombuses with the ratio of sides 5:3:2. Vertex A3 moves in the horizontal direction with velocity v. तो velocity of A2 क्या होगा? देखो बेटा, सर एक बार ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिएगा। देख बच्चा, इस कंस्ट्रक्शन में ये साइड्स का रेशियो है ना, ये पूरा एक साइड, ये पूरा एक साइड, ये पूरा एक साइड, ठीक है। यहाँ से ये पूरा एक, ये पूरा एक और ये पूरा एक, समझा है ना? यस सर। ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है हिंज, यहाँ हिंज लगा हुआ है। हिंज मतलब ऐसे ऐसे घूम सकता है रॉड, बात समझा बेटा? और क्योंकि पूरा रॉड हमारा एक है बेटा, तो जो एंगल होगा ये सब बराबर होगा। बोलो, ये एंगल कभी डिफरेंट नहीं हो सकता ना बेटा, ठीक? तो इसका रेशियो दिया है 5:3:2। तो इसकी लंबाई मान ले 5l, इसकी लंबाई 3l, इसकी लंबाई 2l होगा ना बेटा? तो इस वाले की वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है v, है ना? तो बोल तो बच्चा कोई, ये दूरी कितनी होगी बेटा? बोल, 5l cos थीटा। ये भी हो जाएगा 5l cos थीटा। ये हो गया 10l cos थीटा, है ना? ये हो जाएगा 3l cos थीटा, और ये हो जाएगा 3l cos थीटा, ये हो जाएगा 2l cos थीटा, ये हो जाएगा 2l cos थीटा होगा रे। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक देख कितना हो गया? 20l cos ये हो थीटा। गया 20l cos थीटा। बोलो, होगा? तो ये डिस्टेंस को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलना चाहिए हमको? v मिलना चाहिए ना। बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस वेलोसिटी बेटा, बोल। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 20l cos थीटा होगा बच्चा, इंटू डी थीटा बाई टी। बोलो, ठीक है। अब कहता है इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी मान लो वेलोसिटी v1, सॉरी इसकी नहीं, इसकी पूछी गई है। इसकी वेलोसिटी मान लो बेटा v1, तो इसके लिए क्या कहोगे? दूरी यहाँ से यहाँ कितना है? बोलो, 16l cos थीटा। 16l cos थीटा। इसको मैंने मान लिया v1, ये कितना होना चाहिए? माइनस 16l साइन हो जाएगा ना, ये cos का डिफरेंस साइन हो जाएगा ना, ये भी हो जाएगा साइन थीटा बाई टी, है ना बेटा? अब इसको डिवाइड कर ले आपस में, v1 निकल जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा आगे देता हूँ होमवर्क। सर 10th। 10। अब नहीं, अब नहीं, मेरी क्लास दूसरी भी है बेटा। आगे दे रहा हूँ तुमको होमवर्क। आगे होमवर्क में एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में कर लोगे, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में कर लोगे तुम। एक से लेके 9 तक होमवर्क है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 to 9, ठीक है। थैंक यू सर। 10th वाला कल बता देंगे। हाँ बता देंगे बेटा। जय श्री राम। Thank you, sir. बाय बाय सर। बच्चों, बाय। जय थैंक श्री यू राम। सर।